कैसे हैं आप? आज हम लेते हैं 12th की जो बायो है हिंदी मीडियम उसकी सीरीज का थर्ड लेक्चर, यानी जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसका थर्ड लेक्चर। उसमें हमने सेकंड लेक्चर तक निषेचन से पहले पहले कंप्लीट कर लिया था। अब हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की बात करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। यह है निषेचन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है। युग्मक का युग्मन यानी युग्मकों का मिलना, जैसे ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, ठीक है, इन दोनों का मिलना ही युग्मन कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन या साइनोगेमी कहते हैं। ये सब हम जानते हैं, युग्मक संलयन या साइनोगेमी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मन यानी जाइगोट। इससे क्या पता चलता है, जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। ठीक है, जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन फर्टिलाइजेशन शब्द का बहुधा प्रयोग किया जाता है। ठीक बात है, इसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यद्यपि युग्मन संलयन तथा निषेचन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक शब्द है। ठीक है, युग्मकों का संलयन होगा तो निषेचन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के युग्मकों का संलयन होगा तो निषेचन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सेम स्पीसीज होगी ना, सेम स्पीसीज के युग्मक होंगे ना, उन्हीं का निषेचन होगा। ठीक है, परंतु तब क्या होगा यदि युग्मन संलयन संपन्न ना हो। हालांकि कुछ जीवों के लिए जैसे रोटीफर्स, मधुमक्खी, यहाँ तक कि कुछ छिपकलियां तथा पक्षी जैसे टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मन के बिना युग्मन ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को एनिसेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रख लेना। ये जो पैरा है ना, ये इसमें एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है। देखो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से है, रोटीफर्स, मधुमक्खी, यहाँ तक कि कुछ छिपकलियाँ, पक्षी में कौन, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात नर के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगते। इसे एनिसेक जनन या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है युग्मन संलयन कहाँ संपन्न होता है। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, जैसे हम देखते हैं ह्यूमन में फेलोपियन ट्यूब में संलयन होता है, इन मादा के अंदर फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसको भी हम आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसके बारे में। युग्मक संलयन कहाँ संपन्न होता है, अधिकतर जलीय जीवों में जैसे अधिकतर शैवाल, मछलियां, यहाँ तक कि जल स्थलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम यानी ये किसकी बात करता है, ये बात करता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन की बात कर रहा है। बाह्य निषेचन में ज़्यादातर जैसे देखो मछलियाँ है, शैवाल है, इनमें क्या होता है, जो जल होता है ना, वाटर में युग्मक छोड़ दिए जाते हैं। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ये दोनों जब भी इनका दोनों का संलयन होता तो निषेचन होकर एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता। ठीक, अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होती। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगों में व्यापक समकालिता प्रदर्शित करते हैं तथा बाहरी माध्यम जल में युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसे में बोनीफिश तथा मेंढकों में होता है, जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती, परंतु सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती है। वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिमपूर्ण होती है। इसमें देखो ये क्या कहना चाहता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, उनमें जो युग्मक है वो बहुत ज़्यादा मैनी यानी बहुत ज़्यादा नंबर्स में डेवलप होते हैं, उनकी संख्या होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और वे एकदम नाजुक स्थिति से गुजरते हैं। जैसे यानी कोई ये शिकारियों के जाल में फंसने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है।
ठीक है, जब तक ये वयस्क होते हैं तब तक इनकी यानी वयस्क होने की उत्तरजीविता काफ़ी घट जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो जल में सीधे मुक्त कर दिए जाते हैं, तो जो ये मछली, ये जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो उनको खा जाता है या भोजन के रूप में काम ले लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्थलीय जीव में, जैसा कि फंजाई उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, अधिकतर पादप, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नो तथा एनजीओ में युग्मक स्खलन जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है। ये प्रक्रिया आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा शरीर के भीतर होती है, जैसे मनुष्य में होती है, जहाँ पर वह नर युग्मक के संलगित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शन करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो होमो में होते हैं वो स्पर्म चलनशील होते हैं, ठीक है, और जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तक पहुंचा दिए जाते हैं। इस प्रक्रम में तो जो शुक्राणु पैदा होता है उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। इसके बारे में पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। यद्यपि पादपों में चलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा में पहुंचाया जाता है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये बात थोड़ी यहाँ पे से इम्पोर्टेंट है। यद्यपि चलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। ये किस में होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। अब आती है निषेचन पश्च घटना। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है, यानी निषेचन के पश्चात फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यही पश्च निषेचन घटना कहलाती है। युग्मनज पहला टॉपिक आता है, युग्मनज या जाइगोट, इसके बारे में आइडिया लेते हैं। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है, यानी जो भी जीव लैंगिक जनन करेगा यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उनमें जाइगोट होना एक आम बात है। क्या है? जाइगोट होना एक आम बात, ठीक है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम परायजल में होता है, जबकि वह जीव जिनमें आंतरिक निषेचन होता है उनके शरीर के भीतर युग्मनज की संरचना होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है और हम सभी जानते भी हैं, ठीक है। अब आगे लेते हैं, आगे जो है युग्मनज के आगे के विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबंधित जीव में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करता है। मोटी भित्ति को विकसित क्यों करता है इसको समझते हैं, क्योंकि जो शैवाल होते हैं ना, शैवाल वो उनमें सीधे जो यानी युग्मक है वो अपने जल में डोनेट कर देता है। तो जैसे युग्मक संलयन होगा तो युग्मनज बनेगा, युग्मनज बनेगा ना, तो युग्मनज क्या है? वो शिकारियों की चपेट में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। इसकी वजह से वो एक मोटी भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में? जो उनकी शुष्क है क्षति से रक्षा करती है। ये बात एनसीईआरटी ने भी आगे एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। ये अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीव में युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं, जो अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है। पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा कि द्विगुणित में सम द्विगुणित गुणितक यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज किस प्रकार से विकसित होता है, ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, ठीक है। जो लास्ट में टॉपिक दे रखा है उसके बारे में वहां पर पढ़ेंगे, ओके। अब हम आगे देखते हैं, ये आगे क्या कहता है। ये देख लो, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। यह बात मैंने कल ही बता दी थी। एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है उसे क्या नाम देते हैं हम? जाइगोट। जाइगोट को ये दो पीढ़ियों के बीच की कनेक्टिव लिंक कहते हैं, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही बात है। यदि जाइगोट नहीं बनता तो क्या आगे यानी जो पीढ़ी है वो आगे चल पाती? बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में हुई है।
बिल्कुल सही बात है। हम मानव का जैसे स्पर्म देखते हैं, स्पर्म क्या है, एन है, एक गुणित ही तो है। और एक देखते हैं, एक भी एक गुणित है, तो ये क्या हुई, एकल कोशिका ही तो है। एकल कोशिका से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आगे आता है भ्रूणोद्भव, यानी जो भ्रूण का है वो उद्भव किस प्रकार होता है। भ्रूण यानी युग्मनज का उद्भव, एम्ब्रियो डेवलप कैसे होता है, ठीक है। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी आगे जो जाइगोट का है ना, वो जाइगोट से एक डेवलप ऑर्गेनिज्म तक बनने की पूरी कहानी को भ्रूणोद्भव कहते हैं, ठीक है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन समसूत्रण, ये ध्यान रखना, भ्रूणोद्भव के दौरान हमेशा समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है। भ्रूणोद्भव के दौरान समसूत्री विभाजन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तथा कोशिका विभेदीकरण से होकर गुजरता है। कोशिका विभेदीकरण का क्या मतलब है, विभेदीकरण का मतलब है सेल डिवीजन तो बंद हो गया, लेकिन जो सेल है वो अपने अपने काम बांट लेती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे भी भ्रूण विकसित होता है तो प्रत्येक सेल का डिसाइड होता है, जैसे ये सेल आगे जाके हमारे आंखें को बनाएगी, ये सेल हमारे आगे जाके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो रिप्रोडक्टिव पूरा ट्रैक है उसको बनाएगी, ठीक है। जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन से कोशिका संख्या में वृद्धि होती है। सेल विभेदीकरण से कोशिका का समूह एक निश्चित रूपांतरण से होकर विशिष्टीकृत ऊतकों तथा अंगों की रचना करता है। ये बात अभी मैंने समझा दिया कि समझ में, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, अध्ययन कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे। यह प्राणियों को अंड प्रजक तथा सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। अंड प्रजक यानी अंडे देने वाले, सजीव प्रजक यानी जो सीधा बच्चा पैदा करते हैं, यानी इसका मतलब हो गया ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस जो एग प्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस जो सीधा यानी वो बर्थ के द्वारा एक नवजात को पैदा करते हैं, ठीक है। इस तथ्य के आधार पर युग्मनज ने मादा जनन के शरीर के बाहर विकास किया अथवा भीतर। इसका जन्म निषेचित अथवा अनिषेचित अंडों द्वारा हुआ। शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ। अंड परजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग और पक्षी, ये क्या है, अंड परजक है। ये दो एग्जाम्पल है, वैसे आपको पता ही होना चाहिए पक्षियों के अंडे ही होते हैं। आदि कैल्शियम युक्त कवच से ढके होते हैं। कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। इसीलिए जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें जो मुर्गियों को पानी पिलाया जाता है ना, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट घोल दिया जाता है, ताकि जो अंडे का कवच है ना वो बनता रहे, जिससे कि ये मानव कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा अंडे को यूज कर सके। मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है। एक निश्चित अवधि एवं विकास के चरण को पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव द्वारा पैदा होता है। ये बिल्कुल सही बात है। प्रसव यानी जो बाई बर्थ द्वारा, ये प्रसव किसकी बात कर रहा है, जो विविपेरस है उनकी बात कर रहा है, विविपेरस की, ठीक है। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तर जीवित होने के शुभ अवसर बढ़ जाते हैं। जैसे आप ही देख लो, जो यानी ऑर्गेनिज्म को बाय बर्थ द्वारा पैदा करते हैं, उनमें जो जीवित रहने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे भी अंडे होते हैं उनको या तो कोई दूसरे पक्षी गिरा देते हैं, या फिर वो किसी यानी ज़्यादा तेज हवा चलने से गिर जाते हैं, और जो मेच्योर होने से पहले ही फूट जाते हैं, ठीक है। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, बीजांड के अंदर। निषेचन के पश्चात पुष्प के दल, पंखुड़ियाँ, पुंकेसर मुरझा जाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं, ठीक है। ये क्या आप एक ऐसा पादप का नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्य दल पुष्प से जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर पादप से पादप से जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। युग्मनज
है वो भ्रूण में विकसित हो जाता है और बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है और अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। ठीक है, जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे जो 3 टर्म्स मिल रही है वो क्या है, भ्रूण, जो युग्मनज है यानी जो जाइगोट है वो आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जो बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और जो अंडाशय है, अंडाशय किस में कन्वर्ट होगा, अंडाशय होगा फल में कन्वर्ट। ये थोड़े 3 चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, इसे जो फल भित्ति कहा जाता है, यानी जो आगे चलकर विकसित होता है उसमें फल भित्ति नाम दे दिया जाता है। इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, जो फल भित्ति होती है वो फल को सुरक्षा प्रदान करती है। विकिरण के पश्चात, विकिरण यानी जो बीज है वो फैलने के पश्चात, विकिरण के पश्चात बीज अंकुरण परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होता तथा नए पादप को जन्म देता है। विकिरण के पश्चात इसमें क्या है, विकिरण कई प्रकार से हो सकता है। विकिरण कई प्रकार से हो सकता है मतलब हवा के द्वारा या जल के द्वारा, यानी बीजों का फैलना। विकिरण का क्या मतलब, बीजों का फैलना। अब ये जो यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं उन डायग्राम की स्टडीज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये पहला, ये देखो जो, यानी ये दे रखी ये है सेकेंडरी फल भित्ति और ये जो पी दे रखा ये है प्राइमरी फल भित्ति। ठीक है, यानी जो सेकेंडरी फल भित्ति दे रखी इसको हम बोलते हैं सीड्स यानी बीज। और जो ये जो प्राइमरी फल भित्ति है, ये जो प्राइमरी फल भित्ति ये क्या करती है, इसकी सुरक्षा यानी गार्डिंग का काम करती है, ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें ये देख लो आप, ये टमाटर में देख लो, ये जो सेकेंडरी है वो उनको सीड्स के रूप में बताया गया है और प्राइमरी को सुरक्षा के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आता है सारांश। इस सारांश के लिए तो साइड में सब जो पूरे चैप्टर हैं उन सभी के सारांश का एक अलग से वीडियो डाल दूं। ठीक है, क्योंकि इनमें से यदि आप देखा जाए तो बहुत से देखो इसमें ऐसे हैं जिनमें ये पूरे चैप्टर का यहाँ पे सार आ जाता है। यानी यदि आप ये पढ़ के जाते हैं तो जैसे वो BHU एग्ज़ाम है और BSc नर्सिंग का है, उनमें से आप यानी 50% क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व कर लेते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित आपको कोई नोट्स चाहिए तो उसके लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वो ज्वाइन कर लेना।